हमारा सवाल ये है कि आप लगातार सोशल मीडिया पर इन सब बातों को आप कह रहे हैं और आप जब इस मामले को लेकर के एंटर किए हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि इस मामले के बाद दुमका का माहौल जो है वो ख़राब वराब होने लगे और हो सकता है प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो जाए या फिर आपको ही खतरा हो जाए कुछ लोगों के द्वारा, राजनीतिक पार्टी के द्वारा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। बड़ी बड़ी मीडिया जो उस वक्त आई थी जब ये घटना घटी थी, वो आज इनसे दूरी बना चुकी है। छोटे छोटे मीडिया पोर्टल से, मेरे पोर्टल से और अन्य जो पोर्टल्स है, वो लोग इस मामले को दिखा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सोशल मीडिया पे आप लोग जो आकर बोल रहे हो उसकी वजह से कहीं दुमका का माहौल ना ख़राब हो जाए? बहुत बेहतरीन 3 सवाल हैं आपके, मैं एक एक करके जवाब दूंगा। मेरे आने से, विनय दुबे के आने से, हमारे आने से दुमका का माहौल नहीं खराब होता। दुमका का माहौल तो तब खराब हुआ था जब वो नालायक कपिल मिश्रा आया था, जब वो अकलबंद मनोज तिवारी आया था और माननीय इसी एरिया के जो सांसद निशिकांत दुबे जी वहाँ बैठ करके जो उन लोगों के साथ खिचड़ी पका रहे थे, जिसके बाद दुमका में बाहर निकालो गोली, ये जो नारे भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे, ये जो बदतमीजी करी थी, दुमका के माहौल को बिगाड़ा था, हम लोग तो कोर्ट के केस में कानून की और कोर्ट की मदद, प्रशासन की मदद कर अंकिता बिटिया को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि इस तरीके की बदतमीजी करें जो ये बलात्कारी जनता पार्टी के लोग यहाँ कर रहे थे। तो आपके इस सवाल का जवाब तो ये रहा। दूसरा कि हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग जानते ही हैं, पिछले 10-15 साल से हम नालायक भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े नेता, वो छोटे छोटे नरेंद्र मोदी और बारीक बारीक अमित शाह जैसों के साथ रोज़ भिड़ते हैं। किसी के दम नहीं है कि सच्चाई को पलट के हम लोगों के छू सके, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते, हम गलत नहीं बोलते, असत्य का साथ नहीं देते। आप भी 2 अक्टूबर मनाते हैं, पर हम तो 2 अक्टूबर रोज़ जीते हैं, क्योंकि सत्य पे ही चलना ये अकेला एक आपका उद्देश्य ज़िंदगी का होना चाहिए। झूठ बोल करके तो कोई लंबी आपकी आयुष नहीं हो सकती। तो हमें ना तो कोई डर है, ना मैं दुमका में हूँ, मैं पिछले 2 दिन से दुमका में हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ दुमका की उस जनता का जो मुझे सड़कों पे देख करके मिलती है, नमस्ते करती है, चाय पिलाती है, मुझे इतना प्यार मिलता है। तो फिर यहाँ माहौल बिगड़ने की बात या मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात ये कतई नहीं उठती है। हमारा ये सवाल है कि कुछ लोग अब ये इस मामले को लेकर के सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें लिख रहे हैं कि आप और विनय दुबे जो जो हैं वो अब अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस मामले में इंटर किए हैं और कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक फ़ायदा लेना है। हो सकता है भविष्य में आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ जाएं और इस मामले को दिखा करके एक बड़े तबके का वोट लेने की कोशिश करें। तो वोट वोट की राजनीति तो नहीं करने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं? अगेन बहुत बेहतरीन सवाल आपका। जो लोग मुझे और विनय दुबे को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि हम आज कल परसों बारिश के कुकुरमुत्ते की तरह नहीं पैदा हुए, जैसे कोई नीतू झा या कोई प्रिया सिंह वगैरह पैदा हुए हैं। वो शायद राजनीति में हो, हम राजनीति में तो हैं ही नहीं। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूँ, पिछले 15 वर्ष से मैं राष्ट्रीय मीडिया में मुख्यधारा में आता हूँ। मुझे अगर किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन ही करना होता तो मैं किसी दल का राष्ट्रीय प्रवक्ता बन के कब के कई वर्षों पहले से बैठ गया होता। लेकिन क्या ये मेरा मंतव्य, मेरी इच्छा, मेरा उद्देश्य ज़िंदगी का है? कतई भी नहीं। दूसरी बात विनय दुबे की है, उसका जवाब तो वो खुद देंगे, मैं देना नहीं चाहता, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ उद्देश्य लेकर चलता है। रही बात, हमने नीतू झा जी को ही सुना था, पता नहीं बार बार उनका नाम क्यों बीच में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बातें इतनी सारी करी। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्षा यहाँ दुमका की नीतू झा जी ने ये कहा था कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इनको अपने वोटर बढ़ाने हैं। अरे माता, हमें कहाँ वोटर बढ़ाने, हमें कोई वोटर से मतलब नहीं, हम इस एरिया के रहने वाले नहीं, हम यहाँ के डोमिसाइल नहीं, हम यहाँ से ना तो पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं, ना फिर हम नगर पालिका का चुनाव लड़ सकते हैं, ना हम यहाँ का विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हम तो यहाँ के हैं नहीं, हम किसी दल को नहीं बिलोंग करते, लोकसभा हमें जीतनी नहीं। निशिकांत दुबे जी चिपके हुए हैं, काम आपका कोई करके नहीं देते, करते रहिए, आप लगे रहिए। तात्पर्य ये है कि इनकी ये शब्दावली कि हम लोग अपना वोटर बेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, हम ऐसे मामलों से वोटर बेस नहीं बढ़ाते। हम कैसे बढ़ाते हैं? हम संबित पात्रा को पंखे से उल्टा टांग के गोल घुमा के वोटर बेस बढ़ा सकते थे, लेकिन हमको उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हमें जनता सुनने वाली चाहिए। वोट का धंधा आप लोग करते हैं, इसलिए आपके दिमाग में ऐसा। मतलब आप हमारे चैनल पर ये ऐलान कर दें कि आप भविष्य में जो है चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं? देखिए, मैं निशांत वर्मा, खास तौर से दुमका में। मैं निशांत वर्मा, दुमका, झारखंड, भारत में
मैं पिछले 20 वर्ष से राजनैतिक विश्लेषक के तौर पे जाना जाता हूँ। पिछले 15 वर्षों से मैं राजनीति को आपसे शायद 2 कदम बेहतर समझता हूँ। ना मैंने कभी कोई चुनाव लड़ने की बात सोची या कोशिश की, और अधेड़ उम्र में आने के बाद अब जो मैं कर रहा हूँ वो फक्त एक ही चीज़ है, वो है कि जनता तक सच्चाई पहुंचाना। और जनता तक सच्चाई पहुंचा के ना तो मुझे इलेक्शन में इंटरेस्ट, ना चुनाव में इंटरेस्ट, और ना ही किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंटरेस्ट। हाँ, मुझे अगर इंटरेस्ट है तो पूरी भारत की जनता को ये समझाने में इंटरेस्ट है कि भारत की बेहतरी किस में होगी, भारत का नुकसान कैसे हो रहा है। उसके लिए इलेक्शन नहीं आवश्यकता। आखिरी सवाल हमारा ये है कि अगर आपका राजनीतिक उद्देश्य इसमें नहीं है तो लोग जो है आजकल कंट्रोवर्सी में पढ़ करके व्यू पाने की कोशिश करते हैं। कई ऐसे सवाल हमने सोशल मीडिया पे देखे हैं कि ये लोग जो मतलब उनका आरोप है, हालांकि आपको तो पूरी दुनिया जानती है, विनय दुबे की भी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है। मैं कोई उनका फ़ैन या भक्त नहीं हूँ, लेकिन उनकी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन लोग ये दावा कर रहे हैं कि जानबूझ करके कंट्रोवर्सी, ऐसी कंट्रोवर्सी में पढ़ा जाता है और सस्ती व्यू उठाया जाता है अपने आप को पॉपुलर करने के लिए। तो अगर आपका राजनीतिक उद्देश्य नहीं है तो क्या ये सस्ती कंट्रोवर्सी में पढ़ करके खुद को पॉपुलर करने का उद्देश्य तो नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि सोशल मीडिया कोई ज़िंदगी का ना तो शुरुआत है और ना अंत है। सोशल मीडिया में जुड़े हुए लोग शायद अगर ऐसा सोचते हैं कि मात्र सोशल मीडिया के लिए मैं जी रहा हूँ या हम लोग जी रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। क्योंकि जब सोशल मीडिया था भी नहीं तब से हम ये काम करते आ रहे हैं, और यदि सोशल मीडिया नहीं होगा तो भी हम अपना ये काम करते रहेंगे। रही बात सस्ती लोकप्रियता की, सस्ती लोकप्रियता के लिए तो दुमका में हमारे यहाँ बैठे हुए वो 2 बहनें लगी पड़ी थी कि हम विनय दुबे आओ आओ आओ, हम जूता मारेंगे और हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। वो होती है सस्ती लोकप्रियता। ठीक है, आप सस्ती लोकप्रियता के लिए हमारे जैसे लोगों की तरफ तो कृपया इशारा करें नहीं, क्योंकि अगर हमें सस्ती लोकप्रियता करके व्यूज़ चाहिए होते जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, जिसकी हमें कतई आवश्यकता नहीं है, और ऐसे लोगों से तो कतई आवश्यकता नहीं है भारतीय जनता पार्टी वालों से, जिनको तो कोई जानता भी नहीं है। कौन जानता है नीतू झा को, कौन जानता है प्रिया सिंह को? अरे भाई, सस्ती लोकप्रियता वो लोग ढूंढ रहे हैं, तभी तो ऐसा बचकाना और गड़बड़ हरकत करते हैं कि अपने भाई से फ़ोन कराते हैं विनय दुबे को फंसाने के लिए। वो ये भूल जाते हैं कि ये खुद फंस जाएंगे। तो सस्ती लोकप्रियता का तात्पर्य क्या है, पहले ये डिफाइन होना चाहिए। क्योंकि अगर यही सब सस्ती लोकप्रियता है तो इस देश में सबसे हल्का, सस्ता, लोकप्रिय जो नेता है नरेंद्र मोदी, वो सारा दिन बक 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 करता रहता है सस्ती लोकप्रियता के लिए। हम तो अंकिता को न्याय दिलाने आए। सवाल ये उठता है, इन लोगों के प्रॉब्लम क्या है? क्या ये अंकिता को न्याय, इन लोगों का, नीतू से लेकर के निशिकांत दुबे जी तक का, इन लोगों को यह सोचना है कि बस शाहरुख ने ही सब कुछ किया है, और इनको तकलीफ ये है कि ये जानते हैं कि शाहरुख ने सब कुछ नहीं किया है। ये कहते हैं कि पिता कैसे किसी बेटी का मर्डर कर सकता है। हमारे देश में रोज न्यूज़पेपर में आता है, यहां तक कि पिता अपनी, मैं ये संजीव की बात नहीं कर रहा हूं, पर पिता अपनी बेटी का बलात्कार भी करता है, पिता अपनी बेटी को मारता है ऑनर किलिंग में। ये सब हमारे देश में होता है, पूरी दुनिया में होता है। तो किसी को ऐसे आंख बंद करके सुनना कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये एक गलतफहमी है। जो सर्कमस्टेंसेस दिखते हैं इसमें सिर्फ शाहरुख नहीं, कुछ और मामलात भी इन्वॉल्व हैं। आप लोग क्यों आगे नहीं आने देना चाहते? क्योंकि वो राजपूत है, क्योंकि वो हिंदू है, क्योंकि वो आपका भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है? हिंदू मुस्लिम का एंगल जो है बिल्कुल है, इसमें हिंदू मुस्लिम का ही एंगल है। वरना ये नीतू झा से लेकर के निशिकांत दुबे, जिस तरीके से इनकी बदौलत वहां नारे लगे नीतू झा की हाजिरी में कि बाहर निकालो गद्दारों को एंड ऑल दैट बकवास इन्होंने करी, तो वो क्या था? कौन गद्दार था? दुमका में पिछले 1 साल में कौन गद्दार है? नीतू झा जवाब दो, नहीं तो अपनी जगह से इस्तीफा दो, नहीं तो तुम्हारे को आला कमान से इस्तीफा दिलवाएंगे। क्योंकि तुमने मैडम, तुमने उस नालायक कपिल मिश्रा जैसे लोगों के बातें सुन करके ये नारे लगवाए। अच्छा, ये बताइए कि आप एक अंकिता को तो इंसाफ दिलाने के लिए दुमका आ गए हैं, लेकिन कई लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप जो है अंकिता भंडारी, जो कि उत्तराखंड की बेटी है, उनको इंसाफ दिलाने क्यों नहीं आई? यहाँ आप आ सकते हैं, वहाँ क्यों नहीं जा सकते हैं? 2 कारण है। पहला कारण तो ये है कि दुमका में जब वकीलों की एसोसिएशन जो है, बार एसोसिएशन जिसको कहते हैं, उसने कहा कि हम में से कोई केस नहीं लड़ेगा। सेम सिचुएशन उत्तराखंड में भी है, वहाँ मैं आ रहा हूँ उस पर। तो हमने ये चीज़ शुरू करी, मैंने और विनय ने ऐसे बहुत सारे मैटर्स पूरे इंडिया में पिछले कई वर्षों में संभाले हैं।
स्वाभाविक सी बात है, सारे केस तो हम नहीं संभाल सकते। लेकिन अंकिता भंडारी के मामले में मैं दरख्वास्त करूंगा उस प्रिया सिंह से, जो सामाजिक कार्यकर्ता बनी घूम रही हैं और जो कि संजीव कुमार सिंह की भतीजी हैं, जो कानून पढ़ती हैं और केस डायरी पढ़ाती हैं, बहन तुम जाके वो केस क्यों नहीं संभाल लेती हो? अंकिता भंडारी को दिलाओ, वहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, वहाँ तुम्हारा बात नहीं चलेगा, वहाँ तुम जा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि तुमको किसी के न्याय से मतलब नहीं, तुमको सस्ती लाशों पे रोटियां सेकने से मतलब है। जाओ अंकिता भंडारी को दिलाने के लिए न्याय। क्यों नहीं जाती हो? क्यों नहीं जाती हो? हमसे सवाल मत करो कि हम कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं। अपने गिरेबान में झांको कि तुम जा भी पाओगे कि नहीं जा पाओगे। तुम्हारी हैसियत है न्याय की बात करने की? नहीं, तुम्हारी हैसियत है सिर्फ राजनीति करने की। सो मैं शायद नहीं जाऊंगा मैं अंकिता भंडारी के केस को पकड़ने के लिए, क्योंकि मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता। मैं पहले इस केस को पकड़ा तो मैं यहाँ पे आया हूँ, वहाँ पे शायद कोई और मुझसे बड़ा दयावान जाके काम करेगा। वहाँ तो जो वहाँ की सरकार है वो बहुत ही सख्त सरकार है और इंसाफ पसंद सरकार है, तुरंत ही बुलडोजर चला दिया है, तो उस पर हम कोई कमेंट नहीं। देखिए, बुलडोज़र चलाना किसी भी, मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, बुलडोज़र किसी के गुनाह की वजह से नहीं चलाया जाता है। ये कहीं भी प्रावधान नहीं है, ना ही कानून है। तो जो लोग ये गलत फहमी रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात उठी थी, जब खास करके प्रयागराज का जब मामला आया था, बहुत साफ शब्दों में सारी सरकारों ने कहा है कि किसी के जुर्म की वजह से उसका कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, कि किसी ने बलात्कार किया तो इसका घर गिरा दो, किसी ने मर्डर किया तो इसका घर गिरा दो, तो ये कोई समाधान नहीं है एज पर द लॉ। लेकिन अगर आपका कोई गैर कानूनी मकान है, दुकान है, जो भी बना के रखी चीज़ आपने, जिसमें पहले से नोटिस है, तो वो ज़रूर ढाया जाता है। लेकिन ये इससे मर्डर का या उसका केस ख़त्म नहीं हो जाता। लेकिन इसमें एक अच्छी बात जो समाज समझती है, समाज में हर व्यक्ति का अलग अलग समझ होता है। समाज के कई व्यक्ति और कई सारे राजनेता, जर्नलिस्ट का और पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये भी कहना है कि मुजरिमों में डर का खौफ भी तो होना चाहिए, इसलिए बुलडोजर का आज खौफ देखते हैं। अच्छे अच्छे अपराधी जो है उनकी हिम्मत टूट जाती है और वो खौफ कोई मुजरिम करने से पहले कई बार सोचते हैं, जुर्म करने से पहले कई बार सोचते हैं। भाई साहब, ये तो गलत फहमी की पराकाष्ठा हो गई, क्योंकि निर्भया कांड के बाद तो बलात्कार के केस में भी फांसी की सज़ा आ गई है। लेकिन तब से लेकर के अब तक हर रोज़ दिन में 86 बलात्कार इस देश में होते हैं। तो कौन सा मुजरिम जो है या कौन सा अपराधी है या अपराध करने वाला व्यक्ति जो है डर गया? हमारे देश में मर्डर की सज़ा फांसी तक हो सकती है, तो क्या मर्डर नहीं होते? तो ये गलत फहमी है, ये राजनीतिक एक तुर्रमबाजी है कि भाई हम बुलडोज़र चला करके न्याय ख़त्म कर देंगे। बुलडोज़र कभी भी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के संदर्भ में संज्ञान लेके नहीं चलाया जाता है। कोई सरकार में, मैं दावे से कहता हूँ कि कोई सरकार, कोई भारत की राज्य की कोई सरकार ये कह दे कि हमने मकान इसलिए बुलडोज़र से गिराया, हमने पोर्शन दुकान इसलिए गिराई क्योंकि उसने वो गुनाह किया था, वो सरकार आज गिर जाएगी। मैं ये दावे से कहता हूँ। आप बोले सरकार गिर जाएगी, यहाँ पर योगी जी रिपीट कर लिए हैं। योगी जी रिपीट कर लिए है, ये तो कोई वो 30 ml 60 ml थोड़ी ना चल रहा है कि योगी जी रिपीट कर लिए। योगी जी रिपीट बेचारे हुए, वो भी 60 सीटें हार के, कम करके। तो ये तो समय का पहिया है, तो गोल घूमता रहता है। देख रहे हैं कि योगी जी का 60 सीट कम हुआ, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि यूपी में बहुत कम हुआ ना, कम हुआ ना, 5 वर्ष कम हुआ ना, 5 वर्ष में सरकार कम हुआ ना, इसको भी तो आपको मानना पड़ेगा। कम हुआ ना, 5 वर्ष में जहाँ सरकार बदल जाती कम हुआ वहाँ पर योगी जी आ गए, आप ये तो मानिएगा ना। कम हुआ, कब तो हुआ है, हम मान रहे हैं। तो मैं एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, वरना मैं इसको उस तरीके से जवाब देता कि देखो आए कि नहीं आए। मैं एक विश्लेषक हूं और विश्लेषक के तौर पे मैं आपको कहता हूं कि उनको 60 सीटों का नुकसान हुआ, जो कि एक बुरा मापदंड है ये कहने के लिए कि किसी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। नहीं, उनकी पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता घटी और घटने की वजह से 60 सीटें उनकी कम हुई। आपको ये मापदंड लेके चलना पड़ता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा यदि आप समय दें तो। 2001 से लेकर के 2022 तक के बीच में अब तक गुजरात के विधानसभा जितने भी चुनाव हुए, उसमें हर 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सीटें एक के बाद एक कम होती गई। 2001, 2002, 2007, 2012 और 2017, ये आप देख लें, हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीट गुजरात विधानसभा में कम होती गई, लेकिन मोदी जी का कद बढ़ता गया।
तो अब आप इसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे मोदी जी ने रिपीट किया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का कद कहाँ हुआ? ये हाल हुआ कि 126 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 2002 की 2017 में 99 पे आ गई, और इस बार शायद 70-80 के आसपास रह जाएगी या उससे भी कम हो सकती है। तो फिर इसके अंदर जब आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी रिपीट कर गए, तो वो योगी जी रिपीट कर गए 40 सीटें 60 सीटें हार के, तो ये कोई ऐसा मापदंड नहीं है जिसमें कोई शेखी बगारने की बात हो।